हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ प्रोडक्शन का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर बच्चों को पेपर में आ जाता है और किस हिसाब से पेपर में इसको लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है वो मैंने किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। The variations in output that result from applying different quantities of a variable factor to the given quantity of fixed factor are summed up in the form of a hypothesis or law known as law of variable proportion. तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर को अगर फिक्स रखें, फिक्स फैक्टर्स को अगर फिक्स रखें, तो वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करके अलोंग विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स जो भी प्रोडक्शन में चेंज आएगा, इस थ्योरी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factors, total product या total production भी लिख सकते हो may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at diminishing rate. तो ये कहते हैं कि शुरू में अगर आपने क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाई तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और अगर यही काम करते रहे और लेबर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सही, बट एट डिमिनिशिंग रेट। शुरू में क्या था, एट इंक्रीजिंग रेट, और कुछ ज्यादा ही लेबर हो गई या वेरिएबल फैक्टर हो गया तो बाद में क्या हो गया, एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, बट इसी बात को, ये है तो छोटी सी बात, इस बात को पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो मेन चीज है। ठीक है सॉरी। Expressed in terms of marginal and average product, the law states that if more and more units of a variable factor are applied to a given quantity of fixed factor, marginal product and average product of the variable factor will increase initially and will eventually decrease. तो अगर हम इसको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के टर्म्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो शुरू में अगर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे along with फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, तो शुरू में एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगी, मगर एक क्वांटिटी ऑफ लेबर या एक क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर है उसके बाद अगर और ज्यादा फैक्टर्स बढ़ाने शुरू कर दोगे, वेरिएबल फैक्टर के और ज्यादा यूनिट्स बढ़ाने शुरू कर दोगे, तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों की दोनों गिर जाएंगी। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन लिखें जिससे टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, an increase in some inputs relative to other fixed inputs will, in a given state of technology, cause output to increase at an increasing rate, but after a point, the extra output results from same additions of extra input will become less and less. तो सैमुअलसन ने भी ये कहा है कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करना चाहें विद द यूज ऑफ मोर इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स, तो शुरू में टोटल प्रोडक्शन जो है अच्छे रेट से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट अगर हमें और ज्यादा जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो आउटपुट में इंक्रीज आता है, बट इंक्रीज जो है वो लेसर एंड लेसर आता है। ठीक है, दस इसको कंक्लूड कर रहे हैं, दस इन द फ्रेमवर्क ऑफ टू इनपुट मॉडल लेबर एंड कैपिटल का अगर हम लेके चलें, टू इनपुट मॉडल मतलब अगर हम ये मान के चलें कि क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो कैपिटल तो कांस्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि एक ही फैक्टर के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। द लॉ स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, द amount of capital being held constant, marginal product of the labor may initially increase but will eventually decrease. तो शुरू में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी, या ये भी कह सकते हैं शुरू में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी और कुछ टाइम के बाद अगर और लेबर बढ़ाते रहे तो टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। अब इस लॉ को प्रूव करने के लिए आपको assumptions लिखनी है, पेपर में बहुत जरूरी है। The law of variable proportions is based on certain assumptions and therefore it operates under the assumptions. तो ये assumptions के बगैर ये लॉ काम नहीं करेगा। पहला, state of technology is given and remains unchanged. जो टेक्नोलॉजी होगी वो गिवन होगी और टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं करेंगे। It is assumed that some inputs are kept fixed while others are varied. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ज्यादातर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स हैं और कुछ फैक्टर्स ही हैं जो वेरिएबल हैं, ज्यादातर लेबर को माना जाता है। इट इज देन ओनली दैट द फैक्टर प्रपोर्शंस कैन बी चेंज। अगर लेबर को चेंज करेंगे तो ही फैक्टर्स के जो परसेंटेज है, प्रपोर्शन है वो चेंज हो पाएगा ना।
नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इट इज एज्यूम दैट टेक्नोलॉजी इन इज सच दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शंस। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्रोपोर्शंस है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक लेबर एक मशीन, दो लेबर एक मशीन, फैक्टर की रेशियो चेंज होगी ना। The law will not apply in the situation where factor of production must be used in fixed proportion। ये लॉ वहां पे नहीं लगेगा जहां फैक्टर की जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहे। जैसे एक लेबर एक मशीन, दो लेबर दो मशीन, तीन लेबर तीन मशीन, ऐसा तो लॉन्ग पीरियड में होता है, शॉर्ट पीरियड में नहीं होता। तो मतलब ये लॉ शॉर्ट पीरियड पे लगेगा, लॉन्ग पीरियड पे नहीं लगेगा। इट इज एज्यूम्ड, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ, it is assumed that all the units of a variable factor are homogeneous and are equally efficient। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स ऑफ लेबर है वो होमोजीनियस है और सेम क्वालिटी के हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, तो इसी तरीके से आपने हेडिंग बनानी है। आप लिख सकते हो कि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने एक टेबल बनाया, तो मैं आपको टेबल को थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखी है क्वांटिटी ऑफ लेबर, सेकंड में टोटल प्रोडक्शन, फिर एवरेज प्रोडक्शन एंड फिर मार्जिन प्रोडक्शन। तो मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर 0 से लेकर 11 तक लिखी है। तो टोटल प्रोडक्शन मैंने शुरुआत में इंक्रीज किया अप टू 5th यूनिट इंक्रीजिंग रेट से। जैसे 100 था, 220 हो गया, तो कितने से बढ़ा, 120 से बढ़ा। फिर कितना हो गया, 360, कितने से बढ़ाया, 140 से बढ़ाया। फिर कितने से बढ़ाया, 160 से बढ़ाया। फिर कितने से बढ़ाया, 130 से बढ़ाया। तो आपने टीपी शुरू शुरू में इंक्रीज करनी है इंक्रीजिंग रेट में। अब ये जो एपी है, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन, ये कहाँ से मिला, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो आप 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 110, 360 को 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 120। ऐसे ये सारी की सारी एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगी। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम टीपी में चेंज देखते हैं। जैसे ये देखो, चेंज कितना आया, 100, चेंज कितना आया, 120, चेंज कितना आया, 140, ऐसे ही चेंज देखेंगे 160, चेंज कितना आया, 130, यहाँ पे चेंज 100। अब चेंज चेंज कम आना शुरू हो गया ना, ठीक है ना। अब आप देखोगे इसी तरीके से, तो शुरुआत में अप टू 5th यूनिट ऑफ लेबर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अप टू 5th यूनिट ऑफ लेबर टीपी बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। मतलब अप टू 4th यूनिट ऑफ लेबर देखेंगे तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, ताकि एमपी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो 5th यूनिट से टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि 520 के बाद 130 से बढ़ा, पहले 160 से बढ़ रहा था, अब 130 से बढ़ा, जो कि डिमिनिशिंग रेट को दिखाता है, ठीक है। 6th यूनिट से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गई और 9th यूनिट तक ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गए, टीपी मैक्सिमम पहुंच गई 880, ठीक है। और इसके सामने आप एपी और एमपी तो निकाल ही लोगे जैसा कि मैंने बताया। और 10th यूनिट से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई, जिसमें टीपी गिरनी शुरू हो गई। समझ की बात। तो एक बार आपने ये टेबल याद करना है, या फिर आप बना भी सकते हो, मगर पेपर में एकदम से बनाना बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अब मैं इस टेबल को हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा जैसा आपने पेपर में लिखना है। इट इज एज्यूम दैट कैपिटल विद 5 machines is a fixed factors and its quantity remains unchanged at 5 यूनिट्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल जो है एग्जाम्पल के तौर पे 5 मशीनें और वो फिक्स रहेंगी। लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर एंड इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 11। 1 से लेकर 11 तक हमने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। इट कैन बी सीन इन द टेबल दैट द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीजेज इंक्रीजेज। ये देखा जा सकता है कि टेबल में कि एज द अमाउंट ऑफ लेबर, जो लेबर की जैसे जैसे क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो द टोटल आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज अंटिल द 8th यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। तो हमने देखा जब तक 8th लेबर हमने यूज की तब तक तो ये बढ़ी रही थी, 8th लेबर के बाद नेक्स्ट लेबर से कांस्टेंट होगी और उसके बाद गिरनी शुरू होगी। इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस। तो अगर हम देखें 4th यूनिट तक इंक्रीजिंग रेट चल रहा था, इसलिए तो 4th यूनिट तक मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही थी। तो बेसिकली टोटल प्रोडक्शन अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है या मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी के बढ़ने का रेट ही तो है। समझ गई बात। इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट विल पुल अप द एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो। तो जैसे जैसे एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ये बात आपको याद रखनी। वैसे मैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में अलग से रिलेशनशिप लेके आऊंगा, उसका अलग टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है। दिस टेंडेंसी इज ऑब्जर्व्ड अप टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 4th यूनिट ऑफ लेबर या 4th लेबरर, वेयर
द मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेज मैक्सिमम। तो वही बात कि फोर्थ यूनिट तक जो है मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे चली जाती है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरनी शुरू हो जाती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ यूनिट के बाद टोटल प्रोडक्शन ने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। Beyond the employment of fourth unit of labor, that is fifth laborer या labor भी लिख सकते थे, laborer onwards, the unit of the rate of increase in the total product switches from an increasing rate to a decreasing rate या diminishing rate, and therefore the marginal product begins to diminish। वही वाली बात कि अगर फिफ्थ यूनिट से देखें तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है मगर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गया। ठीक है, इट विल पुल डाउन द एवरेज प्रोडक्ट एज वेल। इसकी वजह से जो एवरेज प्रोडक्शन है वो भी गिर जाएगी, क्योंकि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन गिरती है तो एवरेज प्रोडक्शन भी गिर जाती है। इवेंचुअली टोटल प्रोडक्ट रीचेज द मैक्सिमम एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो एज नाइन्थ लेबरर इज एम्प्लॉयड। तो इसमें ये बताया हुआ है कि एक टाइम आया नाइन्थ यूनिट पे जब टीपी मैक्सिमम पहुंच गई और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई। ठीक है, उसके बाद any attempt to expand the output beyond this point by employing more units of labor will not be fruitful। क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम लगाएंगे लेबर, इससे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा गिर जाएगी। इनफैक्ट इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। इसके बाद अगर हम और बनाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगी, विच इंप्लाइज दैट द टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशेज। मतलब ये बताते हैं कि जैसे टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश करेगी और लेबर लगा के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, नेगेटिव ही हो जाएगी। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन 10th एंड 11th लेबरर आर एम्प्लॉयड, जैसा कि मैंने टेबल में बताया। दस एन एडिशनल लेबरर्स या एडिशनल लेबर आर दस एज एडिशनल लेबरर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, जो कि हमने 5 मशीनें ली हुई हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिक्रीजेस। तो शुरू में तो इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है। इसको मैंने टेबल के साथ साथ डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है, विदाउट डायग्राम समझ लो आपके नंबर नहीं आने। ठीक है, तो सबसे पहले पैनल में मैंने टोटल प्रोडक्शन और क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखा हुआ है, सेकंड पैनल में भी क्वांटिटी ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन मैंने वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है। तो शुरू में मैंने टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाई अप टू पॉइंट एम। ठीक है, ये जो पॉइंट एम है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को पॉइंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद कर्व अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, क्योंकि एम पॉइंट तक तो इंक्रीजिंग रेट पे गया। अब अगर एम पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट पे गया तो आप ये देख रहे हो ना, इसी एम के सामने जो एन पॉइंट आ रहा है, यहां तक एमपी जो है लगातार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, सॉरी एमपी बढ़ा है। तो जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एमपी बढ़ता है। एम पॉइंट के बाद टीपी ने डिमिनिशिंग रेट लगा लिया, ठीक है, तो ये गिरना शुरू हो गया। और जैसे ही टीपी मैक्सिमम पहुंचा टी पॉइंट पे, इसके सामने एमपी जीरो हो गया, और जैसे टीपी गिरा और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये बातें आपको याद रखनी है। यही तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में लेबर को बढ़ाया जाए तो शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं, बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं। समझ की बात? तो अब इसको मैं विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पेपर में लिखना है वैसे मैंने लिखा हुआ है। आपने हमेशा साइड पे डायग्राम्स बनाने हैं और जो है साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये डायग्राम बीच बिचाले बना के साइड वाली जगह नहीं छोड़नी, वो टीचर को अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं पेपर चेक करने जाता था तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से देखता था और उसी हिसाब से नंबर देता था। अटेम्प्ट जो है ना आपका, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट to diminish eventually, that is total product increases at a diminishing rate as per the law of variable proportions, can be explained with the help of diagram। तो सिंपल वर्ड्स में यही लिखा है कि ये जो ज्यादा लेबर के बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरती है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरती है, या टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है बाद में, उसको हम टेबल डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अपर पैनल शोज द टोटल प्रोडक्ट कर्व, टीपी कर्व, ये वाली जो कर्व है ये वाली, ठीक है, टीपी कर्व which is drawn by plotting the total product on y-axis and the variable factor जो है quantity of labor वो x-axis पे दिया हुआ है। द लोअर पैनल में अगर हम देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो एमपी है एंड एवरेज प्रोडक्ट जो है वो प्लॉट किए गए हैं वाई एक्सिस पे, एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है या वेरिएबल फैक्टर वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, जैसा मैंने बताया था। ऑल थ्री कर्व्स दैट इज टीपी, एपी एंड एमपी आर पॉजिटिवली स्लोप्ड इनिशियली
एंड आर नेगेटिवली स्लोप्ड सब्सिक्वेंटली। तो शुरू शुरू में देखा जाए तो टीपी कर्व की भी पॉजिटिव स्लोप है, एपी और एमपी दोनों की पॉजिटिव स्लोप है, और बाद में देखा जाए तो सबकी नेगेटिव स्लोप हो गई बाद में। ठीक है, कैसे हुई वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। द एमपी बिकम्स नेगेटिवली स्लोप्ड एंटायर अर्लियर देन एपी कर्व। कहने का मतलब है एमपी की जो स्लोप है वो नेगेटिवली जल्दी हो गई और एपी ने पी पॉइंट के बाद नेगेटिव स्लोप पकड़ी है अपनी। समझिए बात। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा बताते हैं। टीपी कर्व इज द लास्ट वन टू हैव नेगेटिवली स्लोप्ड, और जो टीपी कर्व थी उसने सबसे लास्ट में जो है अपनी नेगेटिव स्लोप पकड़ी है। तो टीपी की स्लोप जो है सबसे बाद में नेगेटिव हुई है। ठीक है, it can be seen from the upper panel of the figure that TP increases at an increasing rate up to point M, where marginal product is maximum, that is at point N in the lower panel of the figure। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो M पॉइंट तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और M पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो N पॉइंट है ये दिखाता है कि MP ग्रीन कर्व जो है वो बढ़ती रही और अपनी मैक्सिमम पहुंच गई। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एमपी तो टीपी का रेट है, तो एमपी भी ये बढ़ेगा। और जहां तक ये इंक्रीजिंग रेट दिखा रहा है पॉइंट एम तक, जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, उस पॉइंट तक जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो बढ़ती रहेगी पॉइंट एन तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट बियॉन्ड पॉइंट एम। दिस is also indicated by the negatively sloping portion of the MP curve beyond N in the lower panel। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही M पॉइंट के बाद टीपी ने डिमिनिशिंग रेट पकड़ ली है, वैसे ही N पॉइंट के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसने भी, या मार्जिनल प्रोडक्ट है उसने भी अपनी नेगेटिव स्लोप पकड़ लिया, वो डिमिनिश करनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद एट पॉइंट T on the TP curve the total product is maximum and the marginal product is zero पॉइंट L3 ऑन द एमपी कर्व। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो जैसे टी पॉइंट पे ये जो टीपी कर्व है ये मैक्सिमम हुई, इसी के सामने अगर हम देखें तो इसी के सामने ये जो एमपी है वो जीरो हो गई, एमपी एक्स एक्सिस को टच हो गई, और L3 जो है, ये जो L3 क्वांटिटी ऑफ लेबर है इसके ऊपर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो गई। समझ की बात। तो आपने इसी तरीके से बनाना है और एक्सप्लेन करना है। बियॉन्ड टी से ज्यादा अगर आगे चलें, टीपी कर्व जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है is decreasing and marginal productivity या marginal product या marginal production is negative as shown by the figure। ये क्या करती है, जैसे ही टीपी कर्व गिरती है, ठीक है, वैसे ही एमपी कर्व नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को काट के उसके भी नीचे निकल जाती है। समझ की बात। अब उसके बाद thus it is clear that as additional laborers are employed on a given quantity of fixed factors, marginal productivity increases first and it decreases eventually। तो ये माना गया है कि शुरू शुरू में अगर आप लेबर को बढ़ाओगे, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, तो शुरू शुरू में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है और बाद में डिमिनिशिंग रेट हो जाती है। वैसे ही अगर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे तो शुरू शुरू में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती है, बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये गिर जाती है। ठीक है, ये आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप पॉज कर करके साथ के साथ भी डायग्राम बना सकते हैं। अब 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फर्स्ट स्टेज है ये तब तक रहती है जब तक एपी और एमपी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं। अब ये जो काटते हैं वो किस तरीके से काटते हैं, आप यहाँ पे भी तो कटा सकते थे, यहाँ पे भी तो कटा सकते थे, मगर जैसे ही आपने ये जो कर्व बनाई है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो कर्व बनाई है आपने, शुरू में इंक्रीजिंग बाद में डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक लाइन खींचनी है जो इस कर्व को टेंजेंट करेगी। ठीक है, जहां पे ये टेंजेंट करेगी ना उसी के सामने एपी और एमपी को आपस में कटा देना है। समझ के बाद जहां पे ये टेंजेंट करेगी उसी लेवल के सामने एपी और एमपी कटनी चाहिए, इधर और उधर नहीं कटानी आपने। ठीक है, सिर्फ टेंजेंट के लेवल पे ही कटनी चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, तभी एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। तो फर्स्ट स्टेज वहां तक है जहां पे एपी और एमपी इक्वल होती हैं, सेकंड स्टेज वहां तक है जहां पे टीपी मैक्सिमम पहुंच जाती है, और थर्ड स्टेज वो है जो कि जहां पे टीपी गिरती है। तो मैंने ये लिखा हुआ है क्लियरली, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज को ही सबसे रैशनल माना जाता है, और क्यों माना जाता है उसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेजेस पे आ जाता हूँ। द बिहेवियर ऑफ द output in terms of TP, AP and MP on account of an increase in the variable input is conventionally divided into 3 stages। तो
वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके टीपी एपी और एमपी में जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम 3 स्टेजेस में डिस्कस कर सकते हैं. दीज 3 स्टेजेस आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर. फर्स्ट स्टेज आ जाती है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. तो शुरू में देखें तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ जाती है, बाद में थोड़ी सी डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी शुरू हो जाती है एम पॉइंट के बाद. ठीक है, तो इसके अंदर है टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड सब्सिक्वेंटली एट अ डिमिनिशिंग रेट. शुरू में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है अप टू पॉइंट एम, यहां तक जो मैंने बताया ये बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट, और फिर ए पॉइंट तक इसने डिमिनिशिंग रेट का सहारा ले लिया. ठीक है, एमपी इंक्रीजेस फर्स्ट, रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो अब एमपी को देखते हैं. एमपी ने क्या किया, शुरुआत में बढ़ी, ये जो ग्रीन कलर की कर्व है, और एन तक पहुंची जहां पे टीपी इंक्रीजिंग रेट तक बढ़ता है, उसके बाद गिरना शुरू कर दिया. ठीक है, उसके बाद एपी के साथ क्या हुआ, एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम. तो अगर मैं एपी कर्व को आपको दिखाऊं तो एपी लगातार बढ़ती रही फर्स्ट स्टेज तक, ये फर्स्ट स्टेज तक. ठीक है, थ्रू आउट फर्स्ट स्टेज बढ़ती रही एंड पॉइंट तक. समझ की बात. तो अगर लगातार बढ़ती रही है यहां तक, एंड पॉइंट नहीं पी पॉइंट तक, और अपना मैक्सिमम हासिल कर लिया. ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है इसके सामने तो वो इंक्रीजिंग रेट से डिमिनिशिंग रेट हो गया था ना, तो एपी लगातार बढ़ती रही और इसने अपना मैक्सिमम हासिल कर लिया पी पॉइंट पे, जहां पे एपी और एमपी बराबर भी होते हैं. तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में भाई स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है इसको. इसमें क्या हुआ, इन दिस स्टेज टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली रीच इट्स मैक्सिमम. तो इस स्टेज में क्या हुआ, टीपी लगातार बढ़ती रही मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती रही, और सेकंड स्टेज में अपनी मैक्सिमम पे पहुंच गई. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ. सेकंड स्टेज पे पहुंच गई अपने मैक्सिमम पे टी पॉइंट पे. ठीक है, और सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, एमपी लगातार गिरती रही और जीरो होगी, और एपी गिरती रही. यही चीज हमने एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, तो सेकंड स्टेज में लिखा हुआ है यहाँ पे एमपी कंटिन्यूज टू डिक्रीज एंड इवेंचुअली बिकम्स जीरो. जहां पे टीपी मैक्सिमम हुई थी उसके सामने ये जीरो हो गई, और एपी बिगिंस टू फॉल. एपी जो है सेकंड स्टेज में गिरनी शुरू हो गई. फिर आ जाती है थर्ड स्टेज, जिसको हम स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहते हैं. इन दिस स्टेज टीपी डिमिनिशेस, टीपी गिर गई, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल बट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसमें यह बताया गया कि थर्ड स्टेज में टीपी ने भाई गिरना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, और एमपी जो है वो नेगेटिव होगी जीरो के बाद, और एपी लगातार गिरती जा रही है थर्ड स्टेज में, मगर कभी भी जीरो या मतलब नेगेटिव नहीं होती. एपी जीरो तभी होगी जब टीपी यहाँ पे जीरो पे टच हो जाएगी. समझ की बात. तो ये 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आप पेपर में लिख सकते हैं. फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई कॉजेज क्या हैं, शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आए और बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आए, उसके कॉजेज क्या हैं, तो आपको कॉजेज भी लिखने पड़ सकते हैं. अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और इकट्ठे भी आ सकता है. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट to know the reasons for the operation of 3 phases of the law of variable proportion. तो first आ जाता है causes of increasing returns. Following are the reasons which underline the increasing returns in stage 1. तो stage 1 में increasing returns क्यों आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Fuller utilization of fixed factors. तो पहला पॉइंट है, इकोनॉमिस्ट का ये मानना था जो फिक्स फैक्टर्स है उसका इस्तेमाल पहले से अच्छा हो गया. मान लो 10 मशीनें और शुरू में लेबर है हमारे पास 2, तो अगर लेबर को 3 4 5 6 10 तक लेके जाएंगे तो कम से कम 10 मशीनों का इस्तेमाल तो होगा ना. तो उसी चीज को एक्सप्लेन किया है. फिक्स फैक्टर्स आर जनरली इनडिविजिबल, दैट इज वी कैन नॉट डिवाइड देम एज पर आर रिक्वायरमेंट. हम फिक्स फैक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते. ड्यू टू द टेक्निकल रीजंस सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स हैज टू बी यूज्ड whatever be the level of output. आप आउटपुट कितनी भी बनाएं, आपको कुछ मिनिमम फैक्टर्स का इस्तेमाल तो फिक्स फैक्टर्स का इस्तेमाल तो मिनिमम क्वांटिटी में करना ही पड़ेगा. Thus, certain minimum labor is required to make optimum use of fixed factor. तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट तो लेबर की रहेगी ना कि इतने लेबर होने चाहिए अगर मशीनों को फुली इस्तेमाल करना है. तो मैं एग्जांपल लेता हूँ. इन आर एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन ऑफ बॉल पॉइंट पेन, मान लो हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं. 5 मशीन्स आर एब्सोल्युटली इसेंशियल टू प्रोड्यूस पेन. पेन को बनाने के लिए मान लो 5 मशीनें आपको चाहिए ही चाहिए. Therefore, at least 5 laborers are needed to operate these 5 machines at any point of time. तो अगर 5 laborers होंगे तो 5 मशीनों को अच्छे से चलाया जा सकता है. If less workers are used, some machinery will remain unutilized. मान लो हमारे पास लेबर ही 2 है और मशीनें 5 हैं, तो कुछ मशीनों का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है कि अभी लेबर बढ़ा रहे होते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है मशीन उसका इस्तेमाल अच्छे से होना शुरू हो गया. जो पहले बेकार पड़ी थी मशीनें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया. इन द बिगिनिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर्स इज टू लार्ज व्हाइल द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज टू स्मॉल. जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो तो कम होते हैं और जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो ज्यादा होते हैं.
Therefore fixed factors remains unutilized to some extent. तो फर्स्ट स्टेज में जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनकी अंडर यूटिलाइजेशन हो रही होती है. फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स कॉल फॉर ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो अगर फुलर यूटिलाइजेशन करना है तो लेबर को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वेरिएबल फैक्टर को. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ओनली वन लेबरर, he can operate only one machine to at a point of time. At a point of time पे तो एक ही मशीन से काम करेगा. एंड 4 machines will remain unutilized. और 4 मशीनें वेली पड़ी हैं, फ्री पड़ी हैं. ठीक है. Therefore if the number of workers are increased from 1 to 2 and from 2 to 3 and so on, the machines जो कि फिक्स फैक्टर है is utilized better and more effectively. तो जितना हम लेबर बढ़ाएंगे शुरू शुरू में तो उतना प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए आएगा क्योंकि फिक्स फैक्टर जो मशीन है उसका अच्छे से इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट, अच्छे से इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल तो आए ना, पहले तो फ्री पड़ी थी. एज अ रिजल्ट एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लीड्स टू इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट एट अ वेरिएबल फैक्टर. तो इसी की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है शुरू शुरू में बढ़ता है, या फिर कह सकते हो कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. इन आर एग्जाम्पल द फिक्स फैक्टर्स जो कि 5 मशीन है इज फुली यूटिलाइज्ड इफ 5 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. तो जब तक 5 वर्कर्स एम्प्लॉयड नहीं हो जाते तब तक तो अंडर यूटिलाइजेशन रहेगी. 5 फैक्टर इस्तेमाल हो जाएंगे, 5 बंदे 5 लेबर हो जाएंगे, मतलब 5 लेबर 5 मशीनें हो जाएंगी, तो हमारी फुलर यूटिलाइजेशन अब शुरू हो जाएगी. अब इसमें एक और रीजन है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए भी आते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई. एज द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स is increased in the first stage, the efficiency of variable factor itself increases. कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि जैसे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर है वेरिएबल फैक्टर उसको इंक्रीज करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. उनका ये मानना था ये इसलिए होता है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक बंदे को अलग अलग काम दे देंगे और उस काम में वो काम कर करके उसकी स्पीड बन जाएगी और वो एफिशिएंट हो जाएगा, समझ की बात, और स्पेशलाइज हो जाएगा वो पर्टिकुलर काम में. विद मोर लेबरर्स जो कि वेरिएबल फैक्टर है, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड द वर्क अमंग द लेबरर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एप्टीट्यूड. तो जितने ज्यादा लेबर होंगे उतना ही काम आप फैला सकते हो, उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको स्पेशलाइज्ड काम दे सकते हो. दिस रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी. इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और एफिशिएंसी में इंक्रीज आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है causes of diminishing returns. भाई diminishing returns क्यों आए? ठीक है. Diminishing returns to a factor arise due to following reasons. Number one, disturbing the optimum proportions. अब 5 लेबर थे, 5 मशीनें थी, अगर उससे ज्यादा लेबर बना लेंगे तो मशीनों की और लेबर की प्रोपोर्शन खराब हो जाएगी. As more and more quantity of the variable factor is employed on the given amount of a fixed factor, the fixed factor is better utilized. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया है कि शुरुआत में अगर हम मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करते हैं गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर में, तो फिक्स फैक्टर जो है बेटर यूटिलाइज होगा. बट देयर इज अ लिमिट अप टू विच दिस हैपेंस. एक लिमिट तक ही कर सकते ना. देयर इज एन ऑप्टिमम combination of fixed and variable factors when the fixed factor is fully and efficiently utilized. एक लिमिट है कि किस हद तक हम फुल जो है कैपेसिटी में काम कर सकते हैं और किस हद तक हम एक मशीन के ऊपर लेबर को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर उससे ज्यादा लेबर लगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएंगे. इन आर एग्जाम्पल, इफ मोर देन 5 वर्कर्स आर पुट ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब फिक्स फैक्टर्स जो है वो 5 मशीनें हैं ना, उससे ज्यादा 5 बंदों से ज्यादा लगा दिए तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन इज डिस्टर्ब्ड. अब आप खुद सोचो, 5 लैपटॉप है, 5 बंदे बैठेंगे तो अच्छी तरीके से काम करेंगे. अगर 5 लैपटॉप पे 10 बंदे बैठ जाएंगे कहां से काम होगा? दिस लीड्स टू अ फॉल इन द एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट गिर जाता है. सेकंड कॉज आ जाता है इसका डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, imperfect substitutability of factors of production. जो factors of production है वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स आपस में नहीं होते. मतलब जितना एक बंदा काम करता है क्या पता जो अगला बंदा लगे वो उतना अच्छी तरीके से काम ना करे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर imperfect substitutes of each other. Up to some stage we can substitute one factor for another factor. एक हद तक तो, एक स्टेज तक तो हम एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से चेंज कर सकते हैं, बट वो एक हद तक ही रहता है. हर एक को हम ये नहीं मान सकते कि सारे के सारे फैक्टर्स सेम क्वालिटी का काम करेंगे या सेम या फिर कह सकते हो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं एक दूसरे के. फॉर एग्जाम्पल, मोर लेबर कैन बी एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ कैपिटल. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं एक. मोर लेबर कैन बी एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, बट there is a limit to which one input can be substituted for another. आप
ज्यादा लेबर लगा के काम करा सकते हो, मगर आपको कुछ ना कुछ मशीन तो चाहिए होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि मशीन चाहिए ना हो और सारे के सारे लेबर लगा दो। देयरफॉर डिमिनिशिंग returns will operate because we cannot effectively substitute labor for capital। अब लेबर को कैपिटल की तरफ या कैपिटल को लेबर की तरफ परफेक्टली सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जा सकता। अगर अपने बंदों से भी काम कराना है, सारे के सारे बंदे भी रख लिए, तो उनको भी तो कोई ना कोई मशीनरी चाहिए होगी ना काम करने के लिए। समझ की बात? ये भी एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का। नेक्स्ट आ जाता है कॉजेज फॉर नेगेटिव रिटर्न्स, जो थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्शन ही गिर गई। ठीक है, the phenomenon of negative returns in stage 3 can be explained in terms of the following reasons. Number one, overcrowding। कुछ ज्यादा ही बंदे रख लिए। मान लो एक शोरूम है, उसमें 2-4 सेल्समैन है तो ठीक है, अगर सेल्समैन ही 50 रख लिए तो कस्टमर कहां से आएंगे? ठीक है। If we keep on adding variable factor, that is labor, with a given quantity of fixed factor, this will lead to overcrowding of variable factor on the fixed factor, that is excessive quantity of variable factor ऑन द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। तो बेसिकली आप ओवर क्राउडिंग कर दोगे, जहां 5 मशीनें हैं, 5 मशीनों की जगह 50 लेबर रख दिए, तो कुछ ज्यादा ही ओवर क्राउडिंग होगी ना, तो काम कहां से चलेगा? देयर विल बी लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पर वर्कर। तो किसी को वो मशीन ही नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट गिर जाएंगी ना। दिस विल कॉज अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। मोर ओवर, if there are too many workers on a given amount of fixed factors, they will come in each other's way and disturb अदर्स। तो बेसिकली अगर कुछ ज्यादा ही लेबर होंगे, वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी देंगे और एक दूसरे को डिस्टर्ब ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, गप्पे गुप्पे ज्यादा मारेंगे। दिस कॉजेज अ फॉल इन प्रोडक्शन, इसकी वजह से प्रोडक्शन गिर जाती है। और दूसरा मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इन सारे बंदों को मैनेजमेंट इफेक्ट मतलब मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूज ऑफ too much of variable factor like labor also creates the problem of effective management। इससे effectively manage भी नहीं हो पाते बंदे। When there are too many workers, they may shift responsibility to each other। अगर कुछ ज्यादा ही बंदे रखे हुए हैं, वो कहेगा मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, दूसरा कहेगा मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। It becomes difficult to manage them। काफी मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। The laborers may avoid work। It becomes difficult to fix accountability। ऑल दिस लीड्स टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी। तो लेबरर्स कामचोर हो जाएंगे कि दूसरा काम कर तो रहा है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, वो कहेगा उसकी गलती है, वो कहेगा उसकी गलती है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। इस सब से जो है एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। अब इन सब में भाई रैशनल स्टेज क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना सेकंड स्टेज को रैशनल माना जाता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि रैशनल स्टेज क्या है। गिवन द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इन विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट एंड प्रोड्यूस। अगर 3 स्टेजेस है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि भाई एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में रहना चाहेगा, ये मेन चीज है। ऑफ दीज 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फर्म्स विल वांट टू प्रोड्यूस इन सेकंड स्टेज। क्यों? अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड ऑपरेट इन स्टेज 3। क्योंकि स्टेज 3 में क्या हो रहा है भाई? स्टेज 3 में तो प्रोडक्शन हमारी डायग्राम के हिसाब से चलें तो प्रोडक्शन हमारी गिर रही है। थर्ड स्टेज में तो रहना नहीं चाहेगा क्योंकि प्रोडक्शन गिर रही है। फर्स्ट स्टेज में अभी इंक्रीजिंग रेट तो है, बट अभी इसने ये जो मैक्सिमम लेवल है ये तो नहीं ना अटेन किया, इसी वजह से सेकंड स्टेज में रहना चाहते हैं सारे प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, आप इसी तरीके से पेपर में लिख सकते हैं। हियर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। तो थर्ड स्टेज में तो मार्जिनल प्रोडक्ट ही नेगेटिव हो गया, इसलिए नहीं रहना चाहता। देयरफॉर द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज हिज टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग लेस ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ाना है या टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो पहले से कम फैक्टर यूज करने पड़ेंगे। Even if the variable factor is free, the rational producer will not like to employ additional unit of it because it results in decrease in total product। अब थर्ड स्टेज में अगर आप देखोगे तो अगर मुफ्त के लेबर भी मिल रहे हैं तो भी मुफ्त के लेबर भी एम्प्लॉय नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करने से टोटल प्रोडक्शन गिर जाती है। इट इज सिंपल कॉमन सेंस कि ज्यादा लेबर से भाई टीपी गिर रही है तो ना एम्प्लॉय करो। आफ्टर ऑल, why would a firm incur expenditure in employing an additional worker if it results in decrease in the total product? भाई क्यों कोई मतलब फैक्ट्री फालतू लेबर लगा के अपना टोटल प्रोडक्शन गिराएगी? ठीक है, why would he like to spend more and get less? क्यों ज्यादा खर्च के उसे प्रोडक्शन कम करनी है? समझ की बात, या लॉस लेना है। स्टेज 3 इज समटाइम्स कॉल्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या फिर इकोनॉमिक नॉनसेंस, के फालतू लेबर लगाया तो भाई टीपी उल्टा गिर गई। ठीक है, अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड नॉट लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज 1। तो ऊपर वाला पैराग्राफ मैंने स्टेज 3 के बारे में लिखा था, यहाँ मैं स्टेज 1 की बात करूंगा एज वेल। क्यों?
It is because the average product of the variable factor is increasing throughout this stage. इस स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है. ठीक है. The producer would avoid producing in this stage because by expanding its output it reduces the average cost. तो सिंपल वर्ड्स में अगर वो इस स्टेज में अगर अपनी आउटपुट को कम करता है तो उसकी एवरेज जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, एक्सपेंडिंग इट आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट. तो सिंपल वर्ड्स में जो प्रोड्यूसर है वो इस स्टेज में एक्सपेंड करता है आउटपुट और इस स्टेज में होता क्या, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है. तो जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगी, एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एवरेज कॉस्ट तो रिड्यूस ही होगी ना. तो फर्स्ट स्टेज में कौन चाहेगा एवरेज कॉस्ट रिड्यूस ना हो. ठीक है. इफ प्रोड्यूसर स्टॉप्स ऑपरेटिंग बिफोर द स्टेज 1 एंड्स, अगर स्टेज 1 एंड हो जाती है वहीं पे रोक देता है, इट मीन्स दैट ही इज नॉट टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ राइजिंग प्रोडक्टिविटी, दैट इज एपी. तो फर्स्ट स्टेज में तो एपी लगातार बढ़ रही है तो उसकी फुल एडवांटेज नहीं लेता ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. द फर्म has an incentive to employ more variable factor throughout stage 1 because by employing them it can increase the average product, reducing the average cost and thereby increase its profit. तो सिंपल वर्ड में अगर स्टेज 1 पे रुक गया तो अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती जा रही है, अगर स्टेज 1 पे रुक गया तो एवरेज प्रोडक्टिविटी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, या फिर आप कह सकते हो एवरेज कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं गिरेगी, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ जाएगी. क्योंकि आपको पता है ना, प्रोडक्शन और कॉस्ट एक दूसरे के अपोजिट टॉपिक होते हैं. तो एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट गिरती है. दिस मीन्स दैट टोटल प्रॉफिट्स इंक्रीज if production is expanded beyond the region of the rising average product, that is stage 1. A rational producer will never stop producing in a situation of increasing profit. अगर फर्स्ट स्टेज में लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो भाई कौन रुकेगा, पागल कुत्ते ने काटा हुआ है जो हम रुक जाएंगे, हमें तो और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना. समझ की बात. Thus, it is obvious that the rational producer will not like to operate in stage 1 and stage 3. Thus, by the process of elimination, we come to the conclusion that a rational producer will operate in stage 2. ना ही stage 1 पे रहना चाहेगा क्योंकि उसके प्रॉफिट अभी बढ़ रहे हैं. ठीक है, वहीं पे नहीं रुकना चाहेगा. और स्टेज 3 में तो भाई नेगेटिव रिटर्न्स हो गए तो स्टेज 3 में भी नहीं चाहेगा. तो स्टेज 2 ही थोड़ी ऑप्टिमल स्टेज है, वहीं पे रुकना चाहेगा. आई होप ये लंबी वीडियो होगी थी और आपको अच्छे से समझ आई होगी. मैंने कोशिश की कि मैं सारे एस्पेक्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कवर कर लूँ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.